पेपर 5वें में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है। तो उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? उपनिषद आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन करता है। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों, ऋषि मुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। कुल उपनिषद की संख्या 108 है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न में आपसे कह रहे हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। स्मरण रहे, गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में तथा काशी नगर में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो ये अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अजातशत्रु को कुणिक या पितृहंता के नाम से जाना जाता था, जो क्योंकि उसने सिंहासन हेतु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद देखिए आपसे चौथे का डी आपसे क्या कह रहे हैं, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया? तो बाबर ने किया था। बाबर प्रथम ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इस नीति के तहत अपने विश्वस्त सिपाहियों के साथ रणभूमि में बीच में मौजूद सेना को 4 टुकड़ों में बांट देता था। इन टुकड़ियों में पहली 2 टुकड़ी आगे की ओर बादशाह के दाहिने और बाएं छोर की ओर व अन्य 2 टुकड़ी पीछे की ओर तैनात रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते फिलिप ब्रैंक्स ने हराया था। तो किसने हराया था? यहाँ पर सुलेमान शिकोह ने हराया था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था और उसका पुत्र सुलेमान शिकोह था। फिर उसके बाद छठे में कह रहे हैं, शिव जी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे शिवाजी के। तो राजा राम जो है तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम था जो तीसरे छत्रपति थे। सम्मा जी ये शिवाजी के बड़े पुत्र थे। इनकी माता सोयराबाई थी और पिता शिवाजी थे। साहू शिवाजी के वंशज और भोसले राजवंश के शासक और कोल्हापुर के महाराजा 1900 से 1922 ई थे। छत्रपति साहू जी महाराज को राज ऋषि साहू जी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, अच्छा एक बाजीराव भी थे ना। बाजीराव प्रथम भारतीय इतिहास के महानतम सेना नायक थे। वे 1720 से 1740 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा प्रधानमंत्री थे। बाजीराव का शासन कटक से कटक तक चलता था। इनको बाजीराव बलाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं आपके नरसिंह मेहता हैं। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख वैष्णव संत और कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर ये मुंशी प्रेमचंद्र थे। मुंशी प्रेमचंद्र ये है। यहाँ पर क्या है, भारतीय साहित्य में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक को धनपत राय के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रारंभ में इन्होंने नवाब राय नाम से तथा बाद में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? तो चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1 अक्टूबर 1942 को तत्कालीन मानभूम जिले के बादवान, बड़ा बाजार और
बाजार थाना पर अचानक हमला करके पुलिस वालों को बंधक बना लिया था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जास्कर श्रृंखला। ठीक है ना, जास्कर श्रृंखला वास्तव में महान हिमालय श्रृंखला की एक शाखा है जो लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। यह कश्मीर राज्य की दक्षिण पूर्वीय सीमाओं से एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर है। जम्मू कश्मीर स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में झेलम नदी गिरती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल पर्वतमाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा फिल इन द ब्लैंक्स होती है, तो कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा जलोढ़ मृदा होती है। नदियों द्वारा बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। भारत की स्थानीय मृदा में से एक काली मृदा भी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आदि राज्यों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। भारत में लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा भारत में शुष्क तथा तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो ये है आपकी गेहूं की है। नीलगिरी खापाली गेहूं की एक उच्च उपज वाली किस्म है। खापाली गेहूं की खेती पारंपरिक रूप से कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तटीय गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, तमिलनाडु के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो इसमें यूरेनियम को पीला केक भी हम लोग कहते हैं। कह रहा है यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिकी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी में सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? स्वेज नहर से। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, ये हो गया ना, 16 हो गया। अब कह रहे हैं भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, वायुमंडल सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है भाई जो वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए? तो हाइग्रोमीटर। ठीक है आपका ये हाइग्रोमीटर। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तप्तद्वीप शब्द की नीचे दिए गए होना चाहिए, नी लिखा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो आपका इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका? तो आपका ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र से संबंधित है। तप्तद्वीप शब्द उष्ण महानगर से संबंध रखता है। महानगरों में हीट आइलैंड ऐसे महानगरीय क्षेत्र को कहा जाता है जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में गर्म हो जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है। कौन सा उत्सर्जन बढ़ाता है? हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सही है आपका। उसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो क्या हो जाएगा ये आपका? अमीरात का अमीरात नहीं है, ये क्या हो जाएगा? कहाँ पर थे हम लोग? हाँ किस ना, हाँ मस्कट हो जाएगा। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, यह ओमान की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात में कुल 7 अमीरात हैं। ठीक है ना, कुल 7 अमीरात हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। हाँ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? हाँ, तो इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो अब इसमें देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन था हमारा 22वें में ना, नशीली पेय। तो सही है, राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। इस सूची में शामिल वर्तमान विषयों की संख्या 61 है, जिसमें प्रमुख विषय नशीली पेय, कृषि पर कर और कूप विक्रय आदि है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आपसे कह रहे हैं 23 में कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, एकदम सही है। फिर आपसे कह रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्यों तथा 4 मानद सदस्यों से होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के लिए संविधान में उच्च योग्यता निर्धारित की गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समितियों में से, यानी इसमें जो है कुल कितने हो गए? 9 होंगे, सही है आपका। निम्नलिखित समितियों में से किसने लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित 2 विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो कौन है इसमें जो इन्होंने अनुशंसा की थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित 2 विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस आयोग का गठन 1966 में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। फिर गाडगिल समिति की रिपोर्ट पश्चिमी घाटों का संरक्षण से संबंधित है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को 1977 में नियुक्त किया गया था। समिति की नियुक्ति जनता सरकार ने की थी। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र द्वार फिल इन द ब्लैंक द्वार तय की जाती है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसा चुनाव क्षेत्र बनाए जाए जिनकी जनसंख्या कमोवेश समान हो तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अनुकूल हो। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका परिसीमन आयोग। तो सही है एकदम। संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति परिमिशन आयोग द्वारा तय की जाती है और जिसका उद्देश्य ऐसा चुनाव क्षेत्र बनाए रखना है जिनकी जनसंख्या क्रमदों से समान हो तथा वह भौगोलिक और राज्य के प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं में भी अनुकूल हो। तो ये आपका एकदम सही है। अब उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई? तो राजस्थान नागौर से, ठीक है एकदम सही है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें कह रहे हैं जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो अनुच्छेद 246A डाला गया है। कौन सा अनुच्छेद? 246A डाला है। हाँ वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि अच्छा जीएसटी का फुल फॉर्म जानते हो? गुड्स सर्विस टैक्स। हाँ, गुड एंड सर्विस टैक्स, एकदम सही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 में, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो गृह मंत्रालय है ना, यही है ना गृह मंत्रालय। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है? SEZ से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा है जो आपका संबंधित है? यानी ए और बी सही है। यानी मुक्त घरेलू प्रापण या परिचालन के लिए माल का आयात, फिर SEZ इकाइयों का रख रखाव और विकास, फिर केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की है। तो इसको याद रखिएगा। यानी SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज विशेष रूप से वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों में अलग होते हैं। यहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होते हैं। ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियमों व कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। वर्ष 2017 तक भारत में 221 SEZ क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे,
बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है? तो बैंक ऋण के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है? सी वाले, जो फसल 1 साल या उससे कम समय के लिए उगाई जाती है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज की पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर प्राथमिक बाजार पूंजी बाजार का वह हिस्सा है जो जारीकर्ता द्वारा सीधे निवेशकों को इक्विटी समर्पित प्रतिभूतियों को जारी करने और बेचने से संबंधित है। इस बाजार के जरिए कंपनियां सरकारों तथा सार्वजनिक इकाइयों पूंजी जुटाती हैं। यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के तहत होता है। प्राथमिक बिक्री के बाद रोजाना की शेयरों की खरीद फरोख्त द्वितीयक बाजार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक। समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फिर एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है आपका? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। तो ये होगा आपका समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जिम्मेदार है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं आपसे 34वें में आपसे कह रहे हैं, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? पेरिस में स्थित है। ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD एक अंतरस सरकारी आर्थिक संगठन है जिसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। इस संगठन की स्थापना 1961 ईस्वी में आर्थिक प्रगति व विश्व व्यापार को बढ़ावा देने हेतु की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। फिर उसके बाद देखिए 35वें में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? ये 33वां समझ में आया? जी जी। 33वें में कौन सा आंसर था, याद है? कौन सा था? डी वाला था, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। फिर उसके बाद 34वें का डी सही है। अब इसमें आते हैं, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किस कोड का उपयोग किया जाता है? HSN कोड का। ठीक है। HSN कोड का उपयोग जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह कोड किसी भी अंक जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि में होते हैं। 36वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? 2017 से 18 के बीच में भारतीय के व्यापार घाटे की लगभग राशि, मतलब भारत का घाटा हुआ था तो उसमें कितना था? 156.8 बिलियन डॉलर में था। बिलियन डॉलर घाटा हुआ था। देखो इतना ज़्यादा घाटा हुआ था। अब उसके बाद 2017-18 में समझ रहे हो, कोरोना इसी समय तो आया था ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, पहले 20 में आया था। इसी के आसपास 19 में आया था ना। 20 में आया था। 19 में लहर चालू हो गई थी क्यों? अब देखो चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो भूमि का एकीकरण। ठीक है। चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचयित किया जाता है तथा किसी ग्राम के समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूखंडों को एक पृथक क्षेत्र में पुनर्योजित किया जाता है। भारत में जहां प्रत्येक व्यक्तिगत भूमि खेती वैसे ही न्यूनतम है, वहां कभी कभी खेत इतने छोटे हो जाते हैं कि कार्यक्षम खेती करने में भी बाधा पड़ती है। चकबंदी द्वारा चक्रों का विस्तार होता है जिसके कृषक के लिए कृषि विधियां सरल हो जाती हैं और पारिश्रमिक तथा समय की बचत के साथ साथ चक्र की निगरानी करने में भी सरलता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं इसमें यानी ये इसका जो है सही है। अब इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? उर्वरक। हाँ, तो एकदम सही है, उर्वरक बन गया भाई। अब इसमें क्या करें, हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद उर्वरक एवं महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में उभरा है। हरित क्रांति के बाद उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग में तीव्र गति हुई है। फिर उसके बाद देखो
कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अन्य फसल क्रांति व उनके फसल क्षेत्र निम्न है, जैसे कि पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन, नील क्रांति में मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति में झींगा मछली उत्पादन, हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन और श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन है। अब उसके बाद जो है ये उसके बाद 39वें के बाद 40वें क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा भारत के सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? हाँ, असम है। तो वेरी गुड, आपने एकदम सही बताया, असम है। तो भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। देश का पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होगा। ज्ञात हो कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है? कह रहा है एक पतली छोटी सुई क्या पानी में तैर सकती है? आमतौर पर धातु की सुई पानी में डूब जाती है क्योंकि उनमें पानी की तुलना में घनत्व अधिक होता है। हालांकि जब इसे क्षैतिज रूप से रखा जाता है, सुई द्वारा लगाया गया दबाव सतह के तनाव से कमज़ोर होता है, तो ये तैर सकती है। ठीक है ना। तो मैं भी तैर सकती है सतही तनाव के कारण। ठीक है ना। सतही तनाव के कारण मान लो बहुत ज़्यादा वो बायन्स फोर्स ऊपर लगा दिया, ये चीज़ें हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, पानी का घनत्व होता है क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो और फिर आपसे हाँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को एकदम सही है, रट लीजिए इसको। रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है ये? संवेग के संरक्षण पर। ठीक है, ये भी एकदम इजी है, रट लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर। हाँ। नेक्स्ट आपसे, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा। तो कह रहे हैं विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर की माप किस यंत्र? यानी वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर, ये सी वाला सही है। ठीक है ना। वोल्ट मीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। 1819 में हैंस ऑर्स्टेड ने वोल्ट मीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोजन चिन्ह बल्ब में होता है, तो क्या होता है भाई इसमें? तो इसमें होता है प्लाज्मा। ठीक है ना, प्लाज्मा होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसको संतुलित करना है तो क्या यहाँ लिखें? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 7 है, 14 है और ये कितना 8 1 9 है, तो 7 2 9 होगा ना, यानी अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है? 2He4 होता है ना, तो अल्फा कण यहाँ रखोगे तब ये होगा संतुलित। 2He4 अभी पढ़ाए थे, भूल जाते इतनी जल्दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? तो N2 + O2 गिव्स 2NO। ठीक है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है? हाइड्रोजन ही नहीं देती है भाई, कौन सी है? तो कॉपर है। ठीक है ना। कॉपर धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है क्योंकि कम क्रियाशील होती है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तांबे के अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनम भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वो है ब्रोमियम। ब्रोमियम एक ऐसी अधातु है जो कमरे के, सही तो सभी बच्चों को याद है क्यों? ब्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो कह रहे हैं एक लोहे की गेंद है जो मरकरी से भरी बाल्टी है उसमें गिराई जाएगी तो क्या होगा? आपसे पूछ रहा है, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि जो मरकरी की डेंसिटी है वो लोहे से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसमें वो तैरेगी। ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 53 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे हम लोग आ चुके हैं भाई। 54 में क्या कह रहे हैं आपसे कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम ASP, हाँ एस्पिरिन का एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ध्यान रखना एसिटिल सैलिसिलिक एसिड नहीं, शायद दूसरे का होता है। एस्पिरिन का क्या होगा फिर, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होगा, ऑप्शन में कुछ है, सैलिसिलिक अम्ल ही है और कुछ सोडियम, हाँ यही है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ पर ये आपका आंसर एस्पिरिन का रासायनिक नाम ये गलत है, ये होगा आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होगा, जो मैंने पहले बोला था, केवल सैलिसिलिक अम्ल नहीं होगा। अब उसके बाद निम्न यौगिक में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है, तो ये कॉपर सल्फेट होगा, ये अच्छा कॉपर नहीं है क्या, ये CO है, हाँ COSO4 है, तो हाँ यही होगा फिर। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, COSO4 यौगिक अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों है। COSO4 में 4 + 4 का विन्यास यानी 4D1 यानी D1 है, इसीलिए इसके पास एक अनुमित इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के शॉर्टकट में यही समझो कि इसको याद कर लो, और अगर इसको डिटेल में समझना हो तो आप इसको जो है इसके जो SPDF से बनाते हैं ना लोग 1:2 2:2, उससे ये डिटेल में समझ में आएगा। तो इसको याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, सर पे है। अब देखो आगे आपसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, तो नेवेल एल्यूमिनियम सुमेलित नहीं है, चूँकि तमिलनाडु स्थित यह स्थान लिग्नाइट और उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 57 में देखो सोनार संक्षिप्तीकरण है, सोनार संक्षिप्तीकरण कौन सा है, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का सोनार SONAR होता है ना, वही चीज़ है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ठीक है ना, यही होगा D। अब उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं कि केचुए में प्लेटिनम खंड होते हैं, कितने प्लेटिनम खंड होते हैं भाई केचुए में, तो 14 15 16 17 खंड होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा चंद्रभूषण। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। हाँ कौन सा करता है, कोशिका भित्ति करता है। अरे इधर पढ़ते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश की नियंत्रित करता है। हाँ तो ये होगा परितारिका, ठीक है जी। अब देखो इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एड्स रोगी से न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, T लसीकाणुओं में, ठीक है ना, T लसीकाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप AD का अर्थ क्या है, तो इस AD का क्या अर्थ है आपका, एनो डोमिनी है, ठीक है ना, एनो डोमिनी। AD से तात्पर्य एनो डोमिनी से, यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हमारे प्रभु का वर्ष। इस संक्षिप्त शब्द का प्रयोग ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों का संकेत देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष का नाम रखने या गिनने के लिए किया जाता है। यह वर्तमान में विश्व में व्यापार स्तर पर प्रयुक्त होने वाला कैलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पादप समूहों में दोनों बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद अवस्था बहुकोशिकाएं तथा मुक्त जीवी होती है, तो इसमें कौन सा होता है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या लिखा है जरा पढ़िए, टेरिडोफाइट तथा एंजियोस्पर्म। अब देखो आगे कह रहे हैं पेस्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है, पेस्टिक अल्सर के लिए भाई कौन जिम्मेदार है आपका, ए ऑप्शन होगा, क्या लिखा है पढ़ो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हाँ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब आपसे कह रहे हैं एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होती है, विषाणु द्वारा, एकदम सही। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है, द थ्री मस्कोटेयर्स
हाँ, टीयर्स, एकदम सही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी सीआरपीएफ ना? जी, 27 जुलाई को। 27 जुलाई को, एकदम सही है, शाबाश। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कब हुआ था? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना 1949 में संसद में विधेयक पारित करके की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो आपका ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे? बंदोबस्त रयात के लिए कितनी लगातार काल अवधि आवश्यक है? तो कितनी लगातार काल वर्ष आवश्यक है? 12। फिर कह रहे हैं किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम, ये हर बार पूछ लेता है, तो 2005 में बेचारा बड़ी मुश्किल से बना था, फिर उसके बाद इसके गुणगान चालू हर बार कराता है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? संख्या है संख्या है ये जो आपको लिखा गया है 1563241234351 है, तो ये क्या है भाई? 11 से विभाज्य है कि किससे ये विभाज्य है? तो देखो 11 से विभाज्य होने के लिए और 3 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या आपको पता है? हाँ, उसका जो है ना मतलब वो ऐड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। हाँ, इन सब का सम करना पड़ेगा, सम करके जो आएगा उसको देखना पड़ेगा कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, मल्टीपल। और 11 से क्या करेंगे हम लोग? इसको करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 15632 फिर 12, यही है ना? तो इन सबको जोड़ेंगे अगर हम लोग, पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम लोग ऑड और इवन संख्या से, ठीक है? तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ऑड नंबर वाले उनको एक साथ लिख लो। ऑड नंबर पे क्या है? 5 है। फिर और सॉरी इवन नंबर पे क्या है? 5 है। फिर 4 इवन है ना, तो इवन नंबर पे क्या है? 3 है। फिर इवन क्या है? 6 के ऊपर क्या है? 4। फिर 8 के ऊपर क्या है? 2। फिर यहाँ माइनस साइन लगाओ, ऑड नंबर वाला सारा बोलो। 1, उसके बाद 2 पे 5। 2 पे 5 क्यों बोल रहे? ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर पे बोलो। एक ऑड नंबर है ना, उसके बाद कौन? 6 है। हाँ, 6। फिर 5 पे 2 है। फिर 7 1। हाँ, अब इनको जोड़ दो। 5 3 8 और 8 4 12, 12 2 14, माइनस इसको कर दो अब 7 2 9 10 4। और सही लिखे हैं ना हम लोग? 1563241 और इससे मिलाओ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई, तो 1563241 3 भी है, आगे 3 भी है, फिर 4, फिर 3, फिर 5, फिर 1 है। अब यहाँ पे देखो 8 के बाद ये 9, फिर ये 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। तो अब यहाँ पर अभी और जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 8 तक हो गया था ना ऑड में, फिर सॉरी इवन में। अब इवन का कहाँ है? 10। 10 के ऊपर क्या लिखा है? 4। ठीक है, ये 4 हो गया। फिर 12 में 5 लिख दिया, यही है ना? अब इसमें भी ऐसे जोड़ दो, तो ऑड में 1 5, ठीक है, तो 7 तक हुआ था। तो 3 3 1 3 3 1, तो ये क्या हो गया हमारा? 14 और 9 23। और ये क्या हो गया हमारा? 10 3 13 300। यही 10 तो पहले हो गया था ना, और ये 17। तो कितना आ गया? 6। तो क्या 6 11 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक है, अब 3 से चेकअप कर लो। इन 3 से कैसे करोगे? 1 + 5 + 6 + 3 + 2 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 5 + 1, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 17 और 23 और 17 जोड़ दो 40 आएगा। ठीक है ना? तो 40 क्या 3 से डिविजिबल है? तो ये भी नहीं है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा।
ये वाला कि ना तो ये 3 से विभाज्य है और ना ही 11 से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो इनमें से किसका वर्गमूल जो है परिमेय है, मतलब परिमेय मतलब समझते हो क्या है, परिमेय। हाँ परिमेय। तो आप देखो इसमें क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5535.36 का वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि संख्या के अंतिम अंक में 36 लिखा हुआ है जो इसका वर्गमूल 6 होता है, ठीक है ना। इसका वर्गमूल 36 का रूट निकालेंगे तो 6 होगा, यानी इस पूरे का भी वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आपसे कह रहे हैं, आपसे ये दिया हुआ है nx प्लस ny प्लस nz माइनस ये इंटरसेक्शन करके दिया हुआ है, का मान क्या है, इनका मान क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इनका मान क्या होगा, ये तो बस इतना ही लिख दिया, आधा अधूरा क्वेश्चन है क्या ये। का मान क्या है भाई, nx है, फिर ny है, फिर nz है, फिर ये ऐसे करके पूरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ये किसी के इक्वल होगा आपके कि नहीं, वो लिखना चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ ये किसके इक्वल होगा। देखो इस क्वेश्चन में कि nx है, फिर आपका ny है, फिर nz है, जहाँ मैं गलत लिखूँ तुरंत बोलना, फिर ये x इंटरसेक्शन y है, फिर माइनस में ny इंटरसेक्शन z है, फिर माइनस में n x इंटरसेक्शन z है, फिर माइनस के बाद ये प्लस है n, इन तीनों का इंटरसेक्शन है। ये किसके होता है, इन तीनों के यूनियन के इक्वल होता है, ध्यान रखना ये होता है। अब ये चीज़ हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ये ए बी के फॉर्म में है। तो ए बी के फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे कि पहले ए लिख दिया, ठीक है ना। इक्वल तो नहीं है सर, क्या इक्वल लगाना तो नहीं भूल गया, नहीं वो इंटरसेक्शन सिंबल है, ये देख रहे हो ऊपर की ओर बना हुआ है। अब ये हो गया ए हो गया, फिर 16 हो जाएगा, फिर इसका 18 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो 63 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो एन जेड यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तो यहाँ से एन जेड हमको चूँकि दिया हुआ है क्वेश्चन में जो है मिसप्रिंट है, का अधूरा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर नहीं पाएगा कोई लड़का, क्योंकि ना एन जेड की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ना किसी चीज़ के, बट डायरेक्ट ये पूछ रहा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन थे, इसलिए क्वेश्चन क्या है, गलत है, ध्यान रखना, अधूरा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं रूट एक्स प्लस 1/3x स्क्वायर की पावर 10 के प्रसार में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। x की पावर 1/2 प्लस 1/3x स्क्वायर की पावर 10 है। तो इसका टी आर प्लस 1 निकालो, क्या होगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर। n क्या है 10 है, तो ये 10 सी आर हो जाएगा। x क्या है, x की पावर 1/2 है, ये n माइनस आर यानी 10 माइनस आर हो जाएगा। y क्या है 1/3x स्क्वायर, और ये क्या होगा r, यानी ये हो जाएगा r केवल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 सी आर, ये हो जाएगा x की पावर 10 माइनस आर बाई 2, और ये हो जाएगा आपका ये 3 अपॉन में हो गया हमारा, और ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -2r हो जाएगा, ठीक है। अब ये पावर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10 सी आर, ये x की पावर 10 माइनस आर बाई 2, और ये 1/3, और ये -2r यहाँ आ जाएगा, ये -2r। तो ये हो जाएगा आपका 10 सी आर x की पावर, ये 2 2 जब 4 हो जाएगा 4, और ये 5 10 माइनस 5r बाई 2 इंटू 1/3। तो यहाँ पर देखो ये चूँकि इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है तो इसकी पावर क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। क्यों होगी 0 के इक्वल, तभी वो 1 होगा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो 10 माइनस 5r बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 10 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 2। तो यहाँ पर r इक्वल टू 2 होगा, तभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें वैल्यू भी पूछ रहा है निकाल करके। तो ये 10c2, फिर इसके बाद यहाँ 1/3 भी, ऐसे करके अब इनको सॉल्व भी करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 यानी 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/3, ठीक है। अभी हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1 इंटू 1/3। ये गया यहाँ से, ये आया 5 और ये आया 3, तो कितना है 15। तो क्या 15 आ रहा है,
15 नहीं आ रहा है। 45 10 नंबर 90 होगा नहीं यहाँ पे ये इसको। अच्छा ये 3 भी है ना, 45 सॉरी 3 भी है। क्या क्या कहाँ 45 होगा? 10 ये 9 है, ये 3 भी बचा है ना। हाँ ये अरे देखो ये मिस्टेक हो रहा है। 1/3 की पावर ये r होगा ना, ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो r हमारा 2 आया तो ये 9 हो जाएगा। जब ये 9 होगा तो 9 से 9 कट जाएगा तो केवल 5 आएगा, केवल 5 आएगा। तो इसका आंसर 5 होगा। समझ में आया जी। ये हो गया। तो आपका ये हो गया इस तरीके से। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 75वें में। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है e की पावर x के संबंध में e की पावर x का अवकलज क्या है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं अवकलज इसका। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें सिंपली हो जाएगा y1 आपको दिया हुआ है e की पावर 2 ex, फिर ये y2 दिया हुआ है e की पावर x। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या आएगा, ये चीज़ बाहर आ जाएगी और ये वैसे ही बना रहेगा। तो ये आ गया हमारा ex। हाँ क्या आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर ये x बाहर हो जाएगा और ये आपका e की पावर ex हो जाएगा। अब ये dy1 अपॉन ये हो गया। अब इसी तरीके से dy2 अपॉन dx निकाल लीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x ही आएगा ये। अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको dy1 अपॉन dy2 ये आपको करना है। तो dy1 अपॉन dy2 करोगे तो क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। ठीक है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका dy1 अपॉन dx हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर x अपॉन ये e की पावर x। तो ये कट जाएगा तो e की पावर ex हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो ये e की पावर ex यानी ए ऑप्शन मिल रहा है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, सम्मिश्रित संख्या का मापक क्या है। तो इसमें मापक पूछ रहा है क्या है आपका। तो आइए इसको हम लोग करते हैं अब। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 76 क्वेश्चन में कि 76 क्वेश्चन में सिंपली है cos थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, का मापक क्या होगा। तो यहाँ पर अगर निकालें तो देखो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड बार। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा। दिस इक्वल टू अगर इसका जेड बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट इसका निकालोगे, जेड बार करोगे। हाँ बोलिए। इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अभी इसको वैसे ही रहने देते हैं, केवल इसका मॉडुलस जेड निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मॉडुलस जेड निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है, ध्यान रखो, z1 अपॉन z2 अगर ऐसे है तो ये मॉड z1 अपॉन मॉड z2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला z1 मान लो, ये नीचे वाला z2 मान लो। तो इसको अगर अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर मॉडुलस लग जाएगा और नीचे मॉडुलस ऐसे लग जाएगा। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद ये फार्मूला होता है a प्लस आयोटा b का मॉडुलस होता है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। समझ पाए। तो ये a और b क्या है, ये वाला चीज़ ये a हो गया और ये आयोटा के बाद वाला ये b होता है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ ऐसे रख दो, रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे भी ऐसे नीचे भी लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ क्या माइनस साइन थीटा है। ऊपर वाला हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाला भी 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस होगा। तो 1 अपॉन 1 ही होगा, यानी इसका आंसर 1 होगा, यानी ये बी ऑप्शन सही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 46 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का भार क्या होगा। तो एकदम इजी है, कैसे करोगे, 30 विद्यार्थी हैं, हर एक का जो है औसत भार मतलब 45, यानी हर एक विद्यार्थी का 45 है, तो 30 विद्यार्थियों को कितना हो जाएगा,
30 गुणे 45 और विद शिक्षक का मान लेते हैं कि x है, तो टोटल कितने हो गए 31 हो गए। 30 और 1 31 और ये कितना के बराबर है 46 के बराबर है औसत भार। इनको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 30 गुणे 45 प्लस x इक्वल टू 46 गुणे 31। तो ये हो जाएगा 1350 प्लस x, ये हो जाएगा 46 इंटू 31 यानी 1426। तो x हो जाएगा हमारा 1426 माइनस 1350, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 76 किलोग्राम। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी ये 77 का सी हो गया, सॉरी 76 क्या है, हाँ 77 का सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विचलन के निरपेक्ष मानों का योग न्यूनतम होता है जब, न्यूनतम होता है जब, इधर देखो, जब फिल इन द ब्लैंक से लिया जाता है, क्या लिया जाता है, माध्यिक का लिया जाता है, ठीक है, इसको रट लो एकदम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एक नाव से जो एक, हाँ एक नाव से जो एक पुल की ओर मैं इसको, हाँ क्वेश्चन पढ़ो जरा। एक नाव से एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। अब रुक जाओ, मैं यहाँ देखो कह रहे हैं, ये देखो एक नाव है जो कि ये ऐसे पुल की ओर जा रही है और ये यहाँ से इसका उन्नयन कोण ये 30 डिग्री पाया गया। अब नाव के उसी चाल से चलने पर 10 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन 60 डिग्री हो जाता है। अब ये कह रहे हैं 10 मिनट चली यहाँ से यहाँ तक, तो ये 60 हो गया। अब ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो ये आपका पुल है जी, तो नाव को पुल तक पहुंचने में आपसे समय पूछ रहा है, तो ये हाँ देखो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया 30 ही होगा ना, 15, हाँ 30 होगा। ये 30 हो गया तो ये कितना होगा, ये 30 हो गया तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा टोटल 60 होगा ना टोटल। 60 में ये 30 चला गया तो ये कितना बचा 30। अब चलो करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर सिंपली जो है हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं और हमें समय पूछ रहा है ना कि कितना समय लगेगा। तो आइए इसके समय को हम लोग निकालते हैं। तो जो bn है हमारा, अभी हम लोग इसका नंबरिंग कर देते हैं ABCD, ये A, ये B, फिर ये N, फिर L। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन ये वाला एंगल, ये वाला थीटा, इसको मान लेते हैं θ1, तो साइन θ1 निकालें तो क्या होगा, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी bn अपॉन bl हो जाएगा। और ये θ1 क्या है, थीटा, तो ये 1/2 इक्वल टू bn अपॉन bl हो गया। तो यहाँ से bn क्या मिला, bl/2 मिला। bn क्या है, bl का आधा है, bn क्या है, BL का आधा, bl का आधा है। और bl क्या है आपका, AB है, यानी ये जितना है उतना ये है। क्यों, क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है, तो आमने सामने के अगर ये एंगल इक्वल है तो उनके साइड्स भी इक्वल होंगे ना, तो ये AB हो गया ना, BL क्या हो गया, AB/2। तो AB तक में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट जी, तो BN में कितना लगेगा, 10/2 यानी 5 मिनट। तो 5 मिनट लगेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए आंसर में। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं, तो ये आपका 5 मिनट इसका आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू का निकालना है इनका मान। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। कह रहे हैं tan स्क्वायर π/3 है, फिर sin स्क्वायर π/3 है, फिर क्या है इंटू कॉस स्क्वायर π/3, फिर माइनस कॉट स्क्वायर π/2 है ना। हाँ, अब देखो ये π/3 का मतलब क्या होता है, 180/3 यानी 60 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक इन सबको डिग्री में बताते जाओ। ये 60 हो गया, ये कितना होगा, 60 डिग्री हुआ। और ये कितना होगा, वो भी 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वेरी गुड। अब देखो tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, √3 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री 1/2 का स्क्वायर। और कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री यानी 0,
0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 3/4 1/4, तो 4 3 7, 7 3 10, और कुछ छूट तो नहीं रहा। अच्छा ये मल्टीप्लाई में, सॉरी ये मैंने इसको प्लस लिख दिया था, तो 3 + 3/16 हो जाएगा, तो 16 × 3 = 48, 48 और 3 51/16, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 51/16 इनमें से कहीं है ही नहीं। ठीक है ना जी। अब उसके बाद देखो हिंदी में आते हैं हम लोग, तो इसमें कह रहे हैं हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती फिर इन द ब्लैंक्स नई ... है यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो यह युक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद की है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, करुणालय के रचनाकार कौन है भाई? करुणालय के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद ही हैं। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो ये किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग के तहत। फिर कह रहे हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो क्या है भाई पत्रिका का नाम? गगनांचत है। क्या है? गगनांचत। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं आपसे, इनमें से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? तो ललित निबंधकार इनमें से कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। फिर आपसे कह रहे हैं निबंध के कितने अंग होते हैं? तो भाई निबंध के कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, भक्ति काल के लोक नायक कवि हैं? तो भक्ति काल के कौन है भाई? रसखान है। फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो भाई किस युग से माना जाता है? भारत तेंदु युग से। फिर पहलवान की ढोलक पाठ की विद्या है, तो ये क्या है? कहानी है। सुने हो ना पहलवान की ढोलक? तो पढ़े हैं हाँ, जिसमें उसका सब बेटा एक दहेजा हो जाता है। हाँ। फिर उसके बाद देखो 90 में आपसे क्या कह रहे हैं, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है? तो अनामिका में संकलित है। एकदम सही है। अब देखो इंग्लिश में कह रहे हैं कि इसको पैसेज वाइज में बदलिए। हु कैन क्वेश्चंस गांधी इंटीग्रिटी? तो बाय हुम कैन गांधी इंटीग्रिटी बी क्वेश्चनड? एकदम सही है। अब इसमें कह रहे हैं कि इसको नरेशन कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसको, तो द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट इजी, तो ये आपका द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट इजी, तो एकदम सही है। अब आगे आपसे कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एजर्टिव हम नो अदर मेटल एक्सेप्ट गोल्ड इज एक्सपेंसिव चूज सुपरलेटिव, तो गोल्ड इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल। सही है। अब यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ना है आपको, पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर करना है, तो आप ये कर लेंगे, ये मुझे उम्मीद है। फिर 93 के बाद 94 हो गया। 95 में भी पोएम दिया हुआ है, इस पोएम को पढ़ना है और पोएम को पढ़ करके आपको आंसर लिखना है। फिर उसके बाद ये भी उसी से रिलेटेड है, फिर इन द ब्लैंक्स है ना जी। तो अच्छा इसमें, अच्छा ये उससे नहीं अलग है, तो इसमें देखो 96 में क्या कह रहे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द, यहाँ पर क्या होगा, द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ठीक है ना। हाँ। अब इसमें क्या, रीड इज सेंटेंस टू डिटरमाइन इफ इट इज डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, बॉडी। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, बॉडी है यानी वो। I have never been in a city this hills, this is declarative, this is body type, okay? तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये पैसेज, ये आपको पैसेज दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है, मतलब इसे अच्छा ये नोटिस है, इससे 98 to 100 है, तो इसको कर लोगे है ना। एक ये ट्रांसलेट वाला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द गर्ल हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, लड़की जो है कुछ समय से जो है नहीं सिंगिंग की है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ मिनटों से वो लड़की नहीं गा रही थी। और इनका आंसर भी मैं आपको बता दूं तो इसका सिंपल एंड फॉर्मल होगा और इसका आपका 99 का सी होगा। तो एक बार पढ़ करके इसको करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।